अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे यार। आजकल वाकई ठंड हो गई दोबारा से शुरू, जो है ना स्नोफॉल भी हुआ है पिछले दिनों, और अब दोबारा से जो है काफ़ी विंडी हुआ है मौसम। इस वजह से इंडोर ही वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि जब आपको कैश लेटर मिल जाता है तो नेक्स्ट आपका वीज़ा प्रोसेस क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, कितने डेज़ में वीज़ा आता है। तो इन सब चीज़ों पर बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपने इंटरव्यू दे दिया यूनिवर्सिटी ऑफ हटफर्डशायर को, आपका इंटरव्यू पास हो गया, आपको अनकंडीशनल लेटर आ गया, आपने उनको बैंक स्टेटमेंट भेज दी और दैन टीबी टेस्ट भेज दिया और अपना कैश उनसे ले लिया। कैश क्या होता है? बेसिकली कैश होता है कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़, कि यूके की यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट किया स्टडीज़ के लिए। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक आप कह लें कि एक्नॉलेजमेंट होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। एक नंबर होता है कैश लेटर पे, एक नंबर होता है जो यूनिक होता है, स्टूडेंट के अगेंस्ट एक यूनिक नंबर अलॉट किया जाता है, जिससे UKVI वाले या यूके होम ऑफिस वाले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैश वैलिड है या नहीं वैलिड। तो उसी की अगेंस्ट आपको वीज़ा जो है ग्रांट किया जाता है। मोस्टली आप ये समझ लें कि अगर आपको कैश लेटर मिल चुका है यूनिवर्सिटी से तो 90% ये चांस है कि आपका वीज़ा कंफर्म है। 10% इस वजह से मैं नहीं कह रहा, होता तो वैसे 100% ये, 10% इस वजह से नहीं कह रहा, कुछ स्टेटमेंट्स का इशू आ जाता है या कभी कोई टीबी टेस्ट वगैरह का इशू आ जाता है स्टूडेंट्स को। तो इस वजह से जो है वो कई स्टूडेंट्स का जो है थोड़ा डिले भी हो सकता है, कईयों का नहीं भी होता। तो आपको कैश लेटर आ गया, देन आपने करना क्या है कि आपने जेरिस की वेबसाइट या गैरिस जो भी आपकी कह लें वेबसाइट होती है पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए भी मेरे ख्याल यही होती है। तो वहाँ पर आपने जाना है। बेसिकली एक एजेंसी होती है, एक ऑफिस होता है जो कि एम्बेसी के साथ डील करता है। एक ब्रिज होता है आपको एम्बेसी के दरमियान, ये आपसे डॉक्यूमेंट लेता है और एम्बेसी को फॉरवर्ड करता है, उनसे डिसीजन लेता है और आपको फॉरवर्ड करता है। तरीकाकार ये होता है कि आपने उसकी वेबसाइट पर जाना है और आपने जाकर यूके के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है और वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, अपना लास्ट नेम, और इसके बाद आप आगे चलते जाएंगे, डिटेल्स फिल करते जाएंगे, ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की जो उन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेसिकली मांगी होती है वो आप दे देंगे। देन आपके पेरेंट्स की डिटेल आएगी, आप उसमें पेरेंट्स की डिटेल ऐड करेंगे और फॉर्म फिल करते जाएंगे। फिर फॉर्म फिल करते हुए थर्ड या फोर्थ पेज पे आता है कि आपकी पास हिस्ट्री क्या है, आपने ट्रैवल हिस्ट्री क्या है आपकी पास। अगर आपने कोई ट्रैवल किया हो तो आपने बताना होता है, छुपाना नहीं होता, क्योंकि पासपोर्ट जो होते हैं वो स्कैनेबल होते हैं, वो स्कैन कर लिया जाता है तो उसमें सारी डिटेल्स सेव होती हैं। आप अगर कहीं गए हैं या कहीं से वीज़ा भी रिजेक्ट हुआ है तो स्टूडेंट मोस्टली छुपा लेते हैं कि हमारा वीज़ा जो है ना रिजेक्ट हुआ था तो हम नहीं बताएंगे। तो हो सकता है अगर आपने बता दिया तो एम्बेसी में वीज़ा नहीं देगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट है तो आपने साफ साफ बताना है कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट है, कब रिजेक्ट हुआ था, वो डेट लिखनी होती है, किस कंट्री से हुआ था वो कंट्री लिखना होता है, और क्यों हुआ था आपने रीज़न देनी होती है। वो रीज़न आपको जो आपका रिजेक्शन लेटर होता है, बेसिकली जब आपका वीज़ा को रिजेक्ट होता है तो आपको एक लेटर दे देती है वैसे उस कंट्री की, उस पर लिखी होती है कि किस रीज़न की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट है। तो इसमें एक पॉइंट ये है कि आप बेसिक सा पॉइंट है, कंसल्टेंट्स जो होते हैं या मैं खुद भी जो वीज़ा प्रोसेस करवाता हूँ तो मैं ये सिर्फ ये पॉइंट लिखता हूँ कि वीज़ा ऑफिसर जो था उस कंट्री को सेटिस्फाई नहीं हुआ था जो अपने हम लोगों ने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए थे उनको। मतलब जो कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में उस टाइम सबमिट किए थे वीज़ा के लिए, उससे वीज़ा ऑफिसर जो है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी, इस वजह से उसने वीज़ा ग्रांट नहीं किया था। तो ये आपने लाजमी बताना है, छुपाना नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट है। आप लोग समझते हैं कि आप लोग नया पासपोर्ट बनवा लेंगे तो आप लोग बच जाएंगे। आपका जो पासपोर्ट होता है वो एक सीरीज़ पे चल रहा होता है, उसका लास्ट डिजिट होता है वो चेंज हो जाता है जब आप नया पासपोर्ट बनाते हैं, बट उसकी इन्फॉर्मेशन सारी ही पासपोर्ट में होती है, वो स्कैनेबल होता है। तो ये आपने बात याद रखनी है। आपने फिल कर ली, साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपकी स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट 9 मंथ्स की होती है। अगर आप आउटसाइड लंदन है तो 1013 है और इनसाइड लंदन है तो 1300 समथिंग है। आपने वो वेबसाइट पर जाकर देख लेनी है, UKVI की जो वेबसाइट है उस पर कीमन होता है होम ऑफिस की वेबसाइट पे। उतनी स्टेटमेंट आपके पास 28 डेज़ के लिए होनी चाहिए। 28 डेज़ की स्टेटमेंट होगी, प्लस आपका टीबी टेस्ट होगा, आपका कैश होगा, जो कैश नंबर आप एप्लीकेशन में लिखेंगे वही कैश होगा जो आपकी यूनिवर्सिटी से मिला होगा। वो कैश नंबर आपने उसमें कैश अटैच करना होता है। साथ आपके जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती यूके के लिए, किसी भी फॉरेन ऑफिस से या HEC से या IBC से किसी से भी रिक्वायर्ड नहीं होता। बस आपने सिर्फ अपने जो है ना एक सेट जो है अपने पास रखना है। ये फिर मैं आपको बताता हूँ, अपने स्कैन भी जाके करना होता है। ये अपनी चीज़ें रख ली। इसके अलावा आइल्स अगर आपने किया हुआ तो ठीक है, क्योंकि आइल्स बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होती, कैश पे लिखा होता है, आपको देने की ज़रूरत नहीं होती कि आइल्स PT जो भी आपने किया है वो यूनिवर्सिटी लिख देती है कैश पे किया, हमने इसकी इंग्लिश असेस कर ली हुई है। और उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है और
बस ये मेन डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको रिक्वायर्ड होते हैं। देन आपने क्या करना है, जब आपकी एप्लीकेशन फिल हो जाएगी, थर्ड स्टेप होता है उसका, थर्ड स्टेप पे वो आपसे उसके बाद चेंजिंग नहीं होती। आपने एक दफ़ा सारी चेक कर लेनी है, अगर कोई मिस्टेक है तो आपने उसको उसी टाइम करेक्ट करना है, क्योंकि उसके बाद चेंजिंग नहीं होती। आपने वो चेंज सेट कर ली, उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आपको देता है, फोर्थ स्टेप, वो होता है कि आप अपनी इंश्योरेंस पे करें। इंश्योरेंस के लिए वो लिंक देते हैं, आपने उस वेबसाइट पे जाना होता है, अपनी स्टार्ट डेट एंड डेट लिखनी होती है कोर्स की, उसके हिसाब से आपकी इंश्योरेंस कैलकुलेट हो जाती है, EHS जिसको कहते हैं, हेल्थ सरचार्ज। तो वो आपने उनको पे कर देना है, ठीक है। और वो क्रेडिट कार्ड से पे होता है, कोई भी क्रेडिट कार्ड जिसकी लिमिट हो उससे आप पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, इसके अलावा कोई इसका मीन नहीं होता पे करने का। आप यहाँ से पे कराएं, दुबई से कराएं, पाकिस्तान से कराएं, इंडिया से कराएं, कहाँ से भी पे कराएं, कोई इशू नहीं है, बस आपके पे होने चाहिए। वो जब पे हो जाता है तो एक रेफरेंस नंबर आपको मिल जाता है, जो आप अपनी एप्लीकेशन में वापस जाके पुट करते हैं। जब उसमें आप जाके पुट करते हैं तो फिर आपका फिफ्थ स्टेप ओपन होता है, जब आपको कहता है कि अब आप वीज़ा फ़ीस पे करें, जो कि 383 पाउंड होती है। आई थिंक इतनी ही है, अभी भी 383 पाउंड होती है, आपने वो पे कर देनी होती है, वही डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से। देन अपॉइंटमेंट्स का पेज ओपन होता है और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। आपने अपनी मर्ज़ी का डे, अपनी मर्ज़ी का टाइम सेलेक्ट करके ले लेनी है, और जल्दी की भी मिल जाती है, लेट की मिलती है, प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी वीज़े के लिए वो जल्दी मिल जाती हैं। इसके अलावा जो है, आप अगर ऑर्डिनरी लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाती है। तो अपने अपने हिसाब से, जो अपने ट्रैवल करना हिसाब से अपना ले लें। अब बात करते हैं कि कितने डेज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर के स्टूडेंट्स को वीज़ा आता है। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको वीज़ा काफ़ी जल्दी आ जाता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ जितने थे स्टूडेंट्स उनके साथ भी ऐसे ही हुआ है, और अभी भी जो लोग प्रोसेस करवाते हैं वीज़ा, इवन के जो डिपेंडेंट भी होते हैं उनके साथ, उनका भी बहुत जल्दी आ जाता है। जस्ट 14 वर्किंग डेज़ में आपका वीज़ा मिल जाता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह नहीं होता, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 20 डेज़ 30 डेज़ तक भी चला जाता है। 14 डेज़ मैक्सिमम वर्किंग डेज़ में आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो वीज़ा आपको ग्रांट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। पता करने के 2 मेथड होते हैं, मैंने आपको बताए थे पहले भी, अभी दोबारा बता देता हूँ कि आपने कैसे चेक करना है। आपने UK VI की वेबसाइट पे जब जाते हैं तो वहाँ पर जाकर, जेरिस की बेसिकली वेबसाइट पे जब आप जाते हैं, वहाँ पे जाके अपना लास्ट नेम और पासपोर्ट नंबर डालते हैं। तो पासपोर्ट नंबर नहीं, सॉरी, GWF नंबर, जो आपकी एप्लीकेशन का नंबर होता है, वो आप पुट करते हैं तो आपको स्टेटस बता देता है। नहीं तो आप पेड इंक्वायरी भी कर सकते हैं, UK होम ऑफिस की वेबसाइट पे लिंक गिवन है, आउटसाइड द UK पे कैसे आप पेड इंक्वायरी करें। तो वहाँ पर आपने जाके, बहुत मिनिमल फ़ीस होती है, 700-750 पाकिस्तानी रुपये होती हैं, तो आपने वो पे करके अपनी, आपको मैसेज आ जाता है, ईमेल आ जाती है, आपने चेक कर लेना है, लिखा आ जाता है। अगर प्रोसेस में है तो तब भी लिखा आ जाता है। अगर वीज़ा ग्रांट हो गया तो उसका एक जो है, एक लाइन आप कहना यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है डिसीजन हैज़ बीन मेड। आपने सुना होगा, काफ़ी फेसबुक ग्रुप्स में यूट्यूबर्स को भी कहते सुना होगा कि वीज़ा डिसीजन हैज़ बीन मेड। इसका मतलब ये होता है कि आपका वीज़ा लग चुका है। अपना जो है बैग शेक पैक करें और जाने की तैयारी करें। तो वो आपको कौन सी चीज़ें चाहिए UK आने के लिए, एसेंशियल फॉर द बिगनिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। कौन सी चीज़ें लेकर आनी है, कौन सी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं और पाकिस्तान से रीज़नेबल मिलती हैं, तो वो आपने नहीं लेके आनी। अपना जो है वेट इतना कैरी करने का फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको बता दूंगा जो एसेंशियल चीज़ें हमने पाकिस्तान से लेके आनी है और कितने पैसे लेकर आने हैं फॉर फर्स्ट हाफ एंड मंथ। तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और जल्दी बनाऊँगा। तो अगर आपके कोई क्वेरीज हों इससे रिलेटेड तो आप मुझे बता दीजिएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अकोमोडेशन के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और एक जो है जॉब्स के रिलेटेड कि आप कौन सी सिटी में हैं और कौन सी जॉब्स आप लोगों को करनी चाहिए जो यूनिवर्सिटी के करीब भी पड़ती हैं और आप लोगों को बेनिफिट भी होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।